जय हिंद टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी सी सर्टिफिकेट के कुछ सैंपल क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं उनको आंसर आपको किस प्रकार देना है उसके बारे में जानेंगे। और मेरी अभी जो हमारे यूनिट के क्लर्क हैं उनसे बात हुई है तो उनका कहना ये है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम पुराने पैटर्न की तरह ही होगा। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होना है। खैर, हम अब आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं यदि कन्वेंशनल पेपर भी आएगा उसके बारे में आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ और उसके साथ साथ क्या क्या क्वेश्चन संभवतः उससे आसपास या रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में उसके बारे में आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ये बात मैं फिर से रिपीट कर दूँ आप लोगों की, आपको जो बुकलेट दी गई हैं, जो आपको कॉमन सब्जेक्ट और जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट के जो बुकलेट्स आप लोगों को शेयर की गई हैं, या आप लोग एनसीसी की साइट से भी इनको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर जो सिलेबस आपके एग्जाम में दिखाया गया है, जो आपको पढ़ाई करना है, उसी की आपको डिटेल स्टडी करनी है। पेपर फिर चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो या फिर आपका कन्वेंशनल टाइप पेपर हो, आप दोनों के आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो खैर, हम जो ये कन्वेंशनल पेपर है इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जल्दी से पहले हम ड्रिल पार्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और इसके आसपास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि एक तो आपका जो तेज चाल है, धीमे चाल है, उसमें कितने कदम लिए जाते हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान के अंदर पूछा गया था, लेंथ ऑफ पेस इन तेज चाल, यानी हम हिंदी में पढ़ सकते हैं तेज चाल में गति की लंबाई में 30 इंच होनी चाहिए। उसी प्रकार ड्रिल की शुरुआत जनरल मेजर जनरल ड्राल ने सन 1666 में किया था और ये जर्मनी के थे जिन्होंने इसको शुरुआत किया था। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि किस देश ने शुरू किया था, या हो सकता है कि इस ईयर में शुरू किया गया था, या फिर हो सकता है कि किनके नाम से ड्रिल का नाम जाना जाता है, तो उनके नाम से भी ये पूछा जा सकता है। इसी प्रकार सलूटिंग कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 टाइप्स का होता है। इसी प्रकार सामने सलूट इन तेज चाल इज कंप्लीटेड इन 4 एक्शन, ये आपका एक्शन पूछ सकता है। इसी प्रकार विश्राम पोजीशन में हिल टू हिल की पोजीशन कितनी है, या फिर आपके जो पंजे होते हैं या हम बोल सकते हैं पैरों के जो अंगूठे होते हैं उनके बीच में कितनी दूरी होती है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनके बारे में एक बार स्टडी कर लेनी है। जो आप लोगों की बुकलेट है कॉमन सब्जेक्ट्स की, उसके अंदर आपका ड्रिल पार्ट की थ्योरी है, वहाँ पर एक बार अगर उसको थ्रोली आप स्टडी कर लेंगे तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन आसानी बनेगा, जनरल क्वेश्चन बनेगा। यदि आपने प्रॉपर ड्रिल के समय चीज़ें सुनी होंगी, कार्रवाई सुनी होंगी, तो आप बड़ी आसानी से उन क्वेश्चन को कर सकते हो। उसी प्रकार कुछ ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं जो अभी तक के पुराने एग्जाम में आई हैं। ट्रू फॉल्स में जैसे हो सकता है नंबर ऑफ स्टेप इन धीरे चाल कितने होते हैं, तो 17 स्टेप्स पर मिनट यहाँ पे हो सकता है आपको ये ट्रू है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको 80 दे दे, 90 दे दे या 60 दे दे, तो आपको अकॉर्डिंगली ट्रू फॉल्स भी करना है। ऐसे विश्राम डिस्टेंस फ्रॉम टो टू टो, जैसे मैंने भी बताया था कि पैरों के जो पंजे होते हैं या अपने पैरों के अंगूठे होते हैं उनके बीच में कितनी दूरी होती है विश्राम पोजीशन में, तो डेट इज 18 इंचेस, वो आपसे पूछा जा सकता है। दाएं मुड़ बाएं मुड़ से क्वेश्चन हो सकता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप लोग गार्ड ऑफ ऑनर करते हो, तो जैसे राष्ट्रपति की कर रहे हो या प्राइम मिनिस्टर की कर रहे हो, तो उसमें कितने आपके रैंक्स होते हैं ये पूछा जा सकता है। दूसरा, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि नेशनल सलूट किस किस को दिया जाता है और जनरल सलूट किस किस को दिया जाता है। तो नेशनल सलूट हमेशा अपने राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर जो भी जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं उनको, जिनको राज्यपाल का चार्ज होता है, उनको भी आपका नेशनल सलूट दिया जाता है। बाकी आपके प्राइम मिनिस्टर हों या सेना के कोई भी रैंक के अधिकारी हों उनको जनरल सलूट दिया जाता है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टेप इन तेज चाल, धीमे चाल जो मैं आपको बता चुका हूँ, इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ाई करनी है जिससे कि आपको ट्रू फॉल्स हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, आप दोनों ही आसानी से कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा हथियार प्रशिक्षण यानी वेपन ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें आपको सबसे पहले कि जितने भी तरह के आपकी वेपन्स है, जनरली आप .222 राइफल यूज़ करते हो, या फिर आप जो नॉलेज आपकी है वो इंसास के बारे में पूछा जा सकता है या फिर SLR के बारे में पूछा जा सकता है, तो इन सभी की फुल फॉर्म एक जरूर सबको याद रखनी है। दूसरा, इन सभी की जो मजल वेलोसिटी है उसके बारे में जानकारी, इन सभी के जो फायरिंग रेंज है, इफेक्टिव रेंज कितनी है उसकी जानकारी, ये सभी कितना अधिकतम फायर कर सकते हैं उसकी जानकारी। और एक क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करता है कि वो मीटर में दे देता है या फिर यार्ड में दे देता है। जैसे कई बार हम पढ़ते हैं कि .22 राइफल की इफेक्टिव रेंज कितने यार्ड है या कितने मीटर है, तो आपको दोनों में पता होना चाहिए, या फिर आपको यार्ड से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बने और आगे भी, यानी आपका जो एग्जाम अब होने वाला है उसमें भी इसी टाइप से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एक फुल फॉर्म ऑफ इंसास, दैट इज इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। कई बार पूछ सकता है किस देश की बनी हुई है, पूछ लेगा .22 किस देश की बनी हुई है, इंसास किस देश की बनी है, AK-47 किस कंट्री की बनी है। तो ये चीज़ें
चीज़ें अब जनरल क्वेश्चन है जो आप एक बार इनकी स्टडी करेंगे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। ऐसे मजल वेलोसिटी का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय साइड पिक्चर, साइड पिक्चर से आप क्या समझते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करेंगे कभी भी पैराग्राफ नहीं लिखना है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट देना है, और जितना कम लिखेंगे इफेक्टिव लिखेंगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके पास टाइम सेव होगा, आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जैसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन है तो इसमें जरूरी नहीं कि आपको 3 पेज भरना है, 2 पेज भरना है, आप सिंपली इफेक्टिव वे में डायग्राम भी बना सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इतना आंसर लिख देंगे कि फायर की आंख, एपरेचर होल, साइड 4 साइड टिप और टारगेट के बीच को मिलाती हुई जो एक काल्पनिक लाइन बनती है, जो एक इमेजिनरी लाइन बनती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, साइड पिक्चर बोलते हैं। इसको आप एक डायग्राम में बना के दिखा दो। तो जब आप ऐसा दिखा देंगे, भले आपने 2 लाइन लिखा और नीचे से एक सुंदर सा डायग्राम बना के दिखा दिया, तो आपका जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक कर रहा है, वो खुश हो गया, आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर दे देगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट देना है, पैराग्राफ के अंदर हिस्ट्री किसी को भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी है, हर क्वेश्चन का आंसर पॉइंट टू पॉइंट रखना है। ऐसे ही राइट टाइप .22 राइफल, .22 राइफल के प्रकार लिखो तो सिंपल 2 नाम उनके लिख दिए, एक आपका .22 मार्क IV बोल्ट एक्शन और दूसरा आपको .22 डिलक्स बोल्ट एक्शन। तो सीधा उनके नाम लिख देना, इसके अलावा और कुछ भी आंसर आपको नहीं करना है। ऐसे हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो आप कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही आए, लेकिन लगभग इन्हीं के आसपास के क्वेश्चन होंगे। यदि आपने उस बुक से पढ़ रखा है जो आपको कॉमन सब्जेक्ट और स्पेशलाइज सब्जेक्ट की भेजी हुई है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो जैसे लीडर आर मेड नॉट बोर्न, यानी कि लीडर बने हैं पैदा नहीं हुए, ट्रू है फॉल्स है, तो दिस इज ट्रू। तो इस प्रकार आप लोग एक बुकलेट को पढ़ेंगे उनको, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके मानवीय मूल्यों से हो सकते हैं, जो आपकी ह्यूमन वैल्यूज होती है उससे क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके मोटिवेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके ड्रिल इज अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन, तो सब जानते हैं, ट्रू बात है। सिमिलरली देयर आर 5 आइडियल लीडरशिप स्टाइल, तो नो दिस इज फॉल्स। तो ये चीज़ें आप एक बार डिटेल स्टडी कर लेंगे तो आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, जैसे पर्सन बोर्न इन इंडिया आर इंडियन सिटीजन, सीधी सी बात है, तो फिल इन द ब्लैंक्स इज इंडियन। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर एक बार स्टडी कर लेंगे। ऐसे आपके हेल्थ से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, डिसिप्लिन से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, ये आपको देखना है। अब हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव के बारे में देखते हैं। जैसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट हैं। तो देखो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, इनको आप बड़े ही सुंदर तरीके से लिख सकते हो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके एलिमेंट है, जैसे सेंडर होना चाहिए जो इनकी मैसेज को सेंड करेगा, कोई मैसेज भी होना चाहिए। इसको आप डायग्रामेटिक फॉर्म में भी बना सकते हो, यानी कि चित्र में एक डायग्राम बना के भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो और भी अच्छा ये इफेक्टिव आंसर बनेगा। इनकोडिंग करेगा, जो सेंडर ने मैसेज भेजा उसको इनकोडिंग करके किसी चैनल के थ्रू वो भेजा जाएगा, रिसीवर उसको ग्रहण करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद उसका फीडबैक होगा, नॉइज होगी उस मैसेज के अंदर, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, और उसको कॉन्टेक्स्ट में अपने अकॉर्डिंगली उसको रीड आउट करेगा। तो इस प्रकार हम ये मुख्य एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनके बारे में अगर आप इनको एक एक पॉइंट्स बना के लिख देंगे, सेंडर कौन है, मैसेज क्या है, तो आपको पूरे 5 में से 5 मार्क्स यहाँ पर आसानी से मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे अगला क्वेश्चन हो सकता है राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव पर्सन के कोई 5 आप लक्षण लिखने हैं। तो क्रिएटिव पर्सन क्या हो सकता है, जो क्यूरियस हो, जो चीज़ों को जानना चाहता हो, खोजबीन करता हो, उत्सुक हो उस चीज़ को जानने के लिए, प्रॉब्लम को देखे उनको सोल्यूशन करना चाहता हो, चैलेंजेस को एंजॉय करे। कुछ लोग क्या करते हैं, चैलेंज आ गया, प्रॉब्लम आ गई तो कहते हैं हम तो थक गए, परेशान हो गए, तो ऐसा ना हो, उसके अंदर उन चीज़ों को सोल्व करने की हिम्मत हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, इमेजिनेटिव हो, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह सोच के अपने उसमें नया रास्ता निकाले, नई चीज़ें सीखने का मौका मिले, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से गिव अप ना करे, और कोई भी सॉलिड डिसीजन लेने के लिए उसके अंदर एबिलिटी हो। तो दीज आर द एबिलिटी ऑफ ए क्रिएटिव पर्सन। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, और इनके बारे में कुछ बहुत रामायण कथा नहीं लिखनी है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा पैराग्राफ लिखना है, सिंपल इनके पॉइंट्स आउट आपको पॉइंट बनाते चले जाना है, एक एक पॉइंट में लिख देंगे। जैसे क्यूरियोसिटी आपने लिख दी, तो इसमें एक चाहो तो एक लाइन लिख दो कि वह उत्सुक रहे, वह नई नई चीज़ों को खोजबीन करने के अंदर उसके अंदर जिज्ञासा हो, नई चीज़ों को पढ़े जाने, ऐसा लिख देंगे तो आपको बड़ी आसानी से 10 आउट ऑफ 9 या हो सकता है 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स में मिल जाएंगे, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। तो इस प्रकार हम लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैराग्राफ नहीं लिखना है, हर आंसर को पॉइंट टू पॉइंट देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं वो ज़्यादा लाइक आपका आंसर करेंगे यदि आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखोगे।
पॉइंट मतलब हर क्वेश्चन का आंसर एक एक पॉइंट के अंदर। जैसे आपने कोई आपने पैराग्राफ पढ़ा अपनी बुक से, उसमें आपको 5 पॉइंट लगे कि इसका आंसर इन 5 पॉइंटों के अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो पहला पॉइंट बना के लिख देंगे, फिर ऐसे दूसरा पॉइंट बना के, तीसरा, चौथा, 5 पॉइंट आपने तैयार कर देने हैं। ऐसे जैसे अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, तो इसमें पैराग्राफ नहीं लिखना है, ये डायमेंशंस हैं, इनमें सारे याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितने आपको याद है उतने एग्जाम में लिख देने हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। जैसे सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्मबोध हो, अपने बारे में वो जानता हो, सब इन्फॉर्मेशन हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सिंपल सी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में 2 लाइन लिखने में क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इसके सामने 1 लाइन लिख देंगे। ऐसे सेल्फ मोटिवेशन, जो खुद से मोटिवेट होता हो, खुद से उसके अंदर प्रेरणा आती हो, आपको बहुत ज़्यादा कुछ लोग होते हैं कि इनको प्रेरणा किसी को धन से आती है, किसी को जोश से आती है, जज्बे से आती है, लेकिन वो खुद से अपने आप मोटिवेट करे कि मुझे क्या बनना है, क्या मेरे लक्ष्य है, उसको सोचे समझे और अकॉर्डिंगली काम करे। ऐसे सेल्फ पर्पज होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको जो भी आंसर देना है वो पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चले जाना है। ऐसे राइट एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के कोई 5 सिद्धांत लिखो, तो ये दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स, ये तो काफ़ी ज़्यादा है, आपको कोई भी 5 इनमें से लिखने हैं। जैसे डेवलप ए पर्सन सेंस ऑफ टाइम, सिमिलरली आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म गोल्स एंड कंसंट्रेट ऑन हाई रिटर्न एक्टिविटीज, वीकली एंड डेली प्लानिंग, देन मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर बेस्ट टाइम, मेक यूज ऑफ कमिटेड टाइम, और इसके अलावा बेस्ट रिसोर्सेज का यूज भी आप इसका आंसर में बना सकते हो, क्योंकि जो भी आप उसको टाइमली यूज तभी प्रॉपर्ली कर पाओगे। तो ऐसे हम लोग इस आंसर को आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन एनी 5 लाइफ स्किल्स, लाइफ के जो मूल कौशल सिद्धांत हैं उनको कोई भी 5 को व्याख्या करें। तो एक होते 10 है, लेकिन आप कोई भी 5 कर सकते हो। जैसे सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान, आत्म जानकारी, अपने आप को जानो, तुम हो क्या उसके बारे में जानना है, तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर तो कुछ छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको और छोटा करके इसको भी पॉइंट बना सकते हो। जैसे सेल्फ अवेयरनेस दे दिया, तो इसको पढ़ा आपने, आप पढ़ने के बाद आपको 2 पॉइंट मिले, उन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे बना के लिख दो कि ये पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होगी, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। ऐसे सेकंड हो सकता है एम्पैथी, एम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, तो उनके बारे में आप 2-2 लाइन यहीं पे लिखते चले जाओ। क्रिटिकल थिंकिंग का मीनिंग क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। तो दीज आर द 10 पॉइंट्स ऑफ ए लाइफ स्किल। इनमें से केवल 5 आपसे पूछे गए हैं, आप 5 भी इनमें से लिख सकते हो, और टाइम है तो सारे भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज द लीडरशिप। अगेन जैसे राइट द इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ गुड एंड सक्सेसफुल लीडर, तो सिमिलरली आपने क्या करना है, उन वैल्यूज को लिख देना है, जैसे ऑनेस्टी, प्योरिटी, सेल्फिशनेस, फेयरनेस, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड लीडर। तो सो आपको इनको लिखना है और इनके बारे में एक एक पॉइंट अगर आप चाहें तो लिख दें, अगर आपके पास समय है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। पैराग्राफ फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं लिखेगा, पता चला आपने 11 नंबर का क्वेश्चन है और आपको आदत है कि मैंने तो पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया कि एक लीडर वो होना चाहिए, उसके अंदर ये गुण, और पैराग्राफ में लिखते जा रहे हो, तो आपको हो सकता है बहुत कम मार्क्स मिले। तो हर पॉइंट को, हर क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट देना है। जैसे यहाँ पर देखो पॉइंट टू पॉइंट सभी का आंसर लिखा हुआ है, आप पॉइंट टू पॉइंट 1 2 3 भी डाल के कर सकते हो, आपने रोमन अंक में फर्स्ट सेकंड डाल के कर सकते हो, ABCD फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन कई बार बनते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, और इस बार तो इसका वेटेज भी बढ़ा हुआ है। तो ये पूछ सकता है कि एलिमेंट, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है। एलिमेंट्स ऑफ फायर आर ऑक्सीजन, कंबस्टाइल मटेरियल एंड हीट, दीज आर द मेन एलिमेंट। यदि इन तीनों में से एक भी नहीं होगा तो आपकी आग नहीं लग सकती। आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा, फायर ट्रायंगल के बारे में क्या क्या चीज़ उसके अंदर आवश्यक होती है। ऐसे सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, होम अफेयर्स यहाँ पर फिल आपको करना है। इसके अलावा ट्रू फॉल्स में भी हो सकता है। ऐसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर द वार्निंग सिस्टम, ये वार्निंग सिस्टम हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई क्वेश्चन हो गया, या हाउस फायरिंग पार्टीज के अंदर हो गया, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और व्हाट आर द एसेंशियल सर्विस के अंदर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन होगा, जहाँ भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको उसको आंसर जो आपको करना है वो पॉइंट टू पॉइंट करना है, और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को आपको जैसे आपकी जानकारी है उसके हिसाब से आप करेंगे। अगला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट काइंड ऑफ ए रोल ऑफ एनसीसी कैडेट कैन प्ले ड्यूरिंग अर्थक्वेक, यदि भूकंप आ जाता है तो आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी। तो सिंपल से आंसर आपको लगना, अगर आप इसको एक सिंपल वे में भी सोचे तो सबसे पहले जब भूकंप आता है तो चारों तरफ भूचाल मच जाएगा, चारों तरफ लोग क्या करेंगे, हड़बड़ाएंगे, भागेंगे, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उस समय, तो ये आपका एक काम हो सकता है। इसके अलावा खोज बचाव का कार्य आप कर सकते हो, प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हो, क्योंकि आप डॉक्टर तो हो नहीं, लेकिन आप एक जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है, इनिशियल फर्स्ट एड होती है, उसको आप दे सकते हो। उसको आपको सिखाया भी जाता है कैंपों के अंदर, तो वो चीज़ आप दे सकते हो। राहत शिविर बना सकते हो, इसके बारे में भी कई बार आपको कैंपों के अंदर
जानकारी दी जाती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सहायता सामग्री आप कर सकते हो, कुछ जैसे फूड आइटम्स हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो दीज आर द बेसिक वर्क ऑफ ए एनसीसी कैडेट। इनको आपको पॉइंटों में लिखना है बस, और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। ऐसे सामाजिक जागरूकता से आपके डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे गिव फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इट। तो यहाँ पर आप इसको एड्स के बारे में फुल फॉर्म लिख देंगे, देन इसके बारे में 3-4 पॉइंट जो आप जानते हो बेस्ट वे में उनको लिखना है। ऐसे व्हाट आर द सोशल इविल्स एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। तो सोशल इविल्स क्या क्या है, सामाजिक बुराइयाँ क्या क्या हैं, तो बहुत सारी भी बुराइयाँ हैं। आप अपने फ्री माइंड से एक बार पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ऐसे आप देखोगे ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया, टेररिज्म हो गया, डोरी सिस्टम हो गया, आपका करप्शन हो गया, फीमेल फोर्टिसाइड हो गया। तो दीज ऑल आर द सोशल इविल्स। इनके बारे में 2-2 लाइन यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो आपको आराम से 10 में से 8 या 9 मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। सॉफ्ट राइटिंग में आपको इसका आंसर करना है। व्हाट इज़ द एम ऑफ सोशल सर्विस। सोशल सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये चीज़ आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो एक एक बार आपको पूरे सिलेबस के अंदर गो थ्रू होना है और हर क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट देना है। तो जैसे यहाँ पर देखो कितने अच्छे से लिखा गया है, 5 पॉइंट यहाँ पे 6 पॉइंट उन्होंने लिख दिए हैं। पहला, टू टीच द कैडेट द डिग्निटी ऑफ लेबर, टू क्रिएट अवेयरनेस इन दैम अबाउट क्रिएटिव वर्क, टू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ selfless service, then to inculcate them the team spirit and to give a lead in organized work। तो these are the 5 points। इनको आप एक एक लाइन के बारे में लिख भी सकते हो। समय अगर है नहीं, बाई चांस समय, तो इतना भी लिख दोगे तो भी आपको 5 में से आराम से 7-8 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद अगला फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है। फुल फॉर्म में जैसे PMJYY का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, MNREGA का फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इनको आपको याद कर लेना है, या फिर आपने जैसे डिफरेंट ऑप्शन पढ़ी होंगे, जैसे आपने ग्रिड पढ़ा है, ग्राड पढ़ा है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मिलिट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनके भी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है। उसके बाद कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, जैसे बैरल बैंडेज इज अप्लाइड इन केस ऑफ लोअर जॉ फ्रैक्चर, हेल्थ एंड हाइजीन के अंदर। एनीमिया, खून की कमी जो होती है, इज कोज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयरन, आयरन की यदि कमी है तो एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड ऑफ वाटर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, इनको आप एक बार देख लेंगे तो प्रोबेबली आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हेल्दी माइंड। एक स्वस्थ मन के क्या लक्षण है। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल आपको भूख लगेगी, आप शांत रहोगे, हंसमुख रहोगे, अच्छी चीज़ें सोचोगे, पॉजिटिव विचार आएगा आपके अंदर से, आप सामाजिक जो कार्य हैं उनको अच्छे से करोगे, सामाजिक के अंदर आप प्रोडक्टिव कार्य करोगे, हर काम अपने नियम से करोगे, अपने जो जीवन शैली होगी उसको कंट्रोल रखोगे, आपका परिवार, अपने परिवार के साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखोगे, आपका परिवार आपसे खुश रहेगा, आप अपने परिवार से खुश रहोगे। ऐसे आप अपने जहाँ वर्क प्लेस है या जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कर रहे हो, यदि आप जॉब करते हो तो आपका जो वर्क प्लेस है उनके साथ में अच्छा सा कोरिलेशन आपका होगा, कोऑर्डिनेशन आप अच्छे से बना के रखोगे। तो ये चीज़ें आपकी एक हेल्दी माइंड के अंदर की निशानी होती हैं। इनको आप पॉइंट में भी बना के इसको एक एक पॉइंट लिखो, फिर इनके बारे में एक एक लाइनें लिख सकते हो। ऐसे काम शांता के बारे में लिख सकते हो, हंसमुख मिजाज के बारे में लिख सकते हो। तो बड़े अच्छे से आपको 10 में से 8-9 मार्क्स यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राइट डाउन द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑन रैबिट डॉग बाइटिंग। यदि आपको एक आवारा कुत्ता, पागल कुत्ता काट लेता है तो क्या क्या प्राथमिक उपचार होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले घाव को धोना चाहिए, इसके एक जनरल आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर घाव को किसी एंटीसेप्टिक दवाई का उपयोग करें। उसके बाद रोगी को तुरंत एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो आपके होते हैं, एंटी रेबीज इंजेक्शन होते हैं, उनका प्रयोग कराएं। पागल कुत्ते व रोगी को अगले 10 दिन तक निगरानी में रखें। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो आपको हैं। इसके अलावा 1-2 पॉइंट आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड नर्स। गुड नर्स की क्या क्या क्वालिटी हो, तो दीज आर द क्वालिटी। तो इनको आप एक बार स्टडी कर लेंगे। देन राइट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो इनके बीच का अंतर लिखना है। जैसे स्प्रेन एंड स्ट्रेन, मोच एंड खिंचाव के बीच में क्या अंतर हो गया, ये आपके हेल्थ से संबंधित क्वेश्चन हो गए। कंपाउंड एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर से क्या क्या डिफरेंस हो गया। तो इनमें बहुत बड़ा यानी पैराग्राफ भी नहीं यहाँ पे छपाई करनी, सिर्फ 2-2 लाइन में इनके आंसर आपको लिखते हुए चले जाने हैं। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट से कुछ क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। इन्वायरमेंट जैसे आपका क्वेश्चन हो सकता है, 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्लोबल वार्मिंग से कोई क्वेश्चन आपका हो सकता है। ओजोन लेयर से कोई आपका क्वेश्चन हो सकता है। पोल्यूशन मीनिंग इम्बैलेंस से आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा सोइल इरोजन से आपका क्वेश्चन हो सकता है। और नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं उससे क्वेश्चन आपका हो सकता है। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, हैजार्डियस वेस्ट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो कोशिश करनी है कि इस पैराग्राफ से बचना है, इसमें भी आप पॉइंट्स बना दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जितने अच्छे से आप ब्यूटीफुल तरीके से पॉइंट्स लिखोगे, मार्क्स भी उतने अच्छे से आपको यहाँ पर मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के बनेंगे, जैसे राइट द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो भी ये उस समय पूछा गया होगा, जिस भी ये साल का पेपर रहा होगा। अब लेटेस्ट करंट में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो। जैसे आजकल अभी जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनके बारे में आप
थोड़ा बहुत जानिए, अपनी जो बॉर्डर के आसपास एक्टिविटी हो रही है उनके बारे में जानिए, जो करंट में स्पेशली चल रहा है, कुछ जो गेम्स हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए, या किसी के हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, तो उनको आसानी से आप कर सकते हो। तो जैसे वेयर इज़ IMA सिचुएटेड, दैट इज़ देहरादून, ठीक है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस। अब देखो ये पेपर प्रोबेबली 2020 या 21 का रहा होगा, क्योंकि उसमें कोरोना वायरस कोविड-19 पीक पर था, तो उससे क्वेश्चन बन गया। तो उसी प्रकार आपको भी यहाँ पर चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जनरली होगा और जो आप डेली करंट में पढ़ रहे हो उसी के बारे में क्वेश्चन आपका आएगा। तो दीज आर द करंट जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने DGNCC साहब के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे उस समय ही पूछा गया था। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल तरुण एस साहब थे जब ये पेपर 2021 का पेपर है। इसके अलावा अभी हमारे कौन है उनके बारे में आपको देख लेना, उनकी स्टडी एक बार कर लेनी है। क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर आपकी शॉर्ट नोट आपको लिख लेना। कभी कभी रैंक पूछ लेंगे, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल इन NCC, तो डेट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक होती है, तो उनको आपको स्टडी कर लेना है। उसके बाद हमारा जो इस बार जो एक पेपर ऐड हुआ है, जो एक पार्ट और ऐड हुआ है, वो आपका बाउंड्री, ये जो हमारा कोस्टल एरियाज़ है और जो बाउंड्रीज हैं उनके बारे में भी ऐड हुआ है। अभी मैंने B सर्टिफिकेट का पेपर देखा था, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन हिमालय से पूछे गए हैं, हिमालय से कनेक्टेड चीज़ें। 1-2 क्वेश्चन आपका जो कोस्टल एरिया से जुड़े हुए हमारे स्टेट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपसे भी संभवतः इसी से कुछ संबंधित क्वेश्चन होगा। हिमालय के पास के बारे में पूछ लेगा, हिमालय के साथ में LAC जो LOC है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल किस किस कंट्री के बीच में, उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या हमारी कोई और भी बाउंड्री लाइन है किस किस से मिलती है, उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। कई बार ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा हमारा पड़ोसी राज्य है, तो स्पेशली सभी अपने पड़ोसी राज्यों को जरूर स्टडी कर लें। पड़ोसी हमारे जो देश हैं आसपास के उनको स्टडी कर लें कि इंडिया की बाउंड्री को कौन कौन से देश टच करते हैं, ये चीज़ जरूर चेक कर लेंगे। अरब सागर को कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, बे ऑफ बंगाल को, बंगाल की खाड़ी को कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, लक्षद्वीप किस कौन से में बे ऑफ बंगाल की साइड है या फिर किस तरफ है। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूरे बनने की संभावना है। इसके अलावा जो हमारा स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स है उससे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे आर्म फोर्सेस से आपका क्वेश्चन रैंक ऑफ इन्फेंट्री सेक्शन कमांडर आर्मीज हवलदार। ये क्वेश्चन इस बार B सर्टिफिकेट में भी आया था, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में था कि जो हमारा इन्फेंट्री सेक्शन होता है उसका जो कमांडर होता है उसकी रैंक क्या होती है, तो ये हवलदार है। तो संभवतः C में भी ये क्वेश्चन बने, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछ ले, ये आने की संभावना है। ऐसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्मी ट्रेनिंग कमांड इज लोकेटेड इन लखनऊ, तो नहीं, ये नहीं है, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। ऐसे ही आपका जनरल बिपिन रावत उस समय आर्मी चीफ स्टाफ थे, अभी जो आपके हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स का आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ईस्टर्न कमांड ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ आर्मीज लोकेटेड इन कोलकाता, ईस्टर्न कमांड कोलकाता में। कमांड आप सभी याद कर लेंगे, आपकी नॉर्दर्न कमांड कहाँ पर है, उधम सिंह नगर, या आपकी वेस्टर्न कमांड किधर है, आपकी साउदर्न कमांड किधर है, इन सभी के बारे में आपको स्टडी कर लेनी, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद आपका इंडो पाक वार कब हुआ, इंडो चाइना वार कब हुआ, इनकी ईयर पूछ लेगा। जो आपका कारगिल वार है उसके बारे में अभी दो ये B सर्टिफिकेट के पेपर में कारगिल वार से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका कहाँ पर हुआ था, ये आपका किस ईयर में हुआ था, 1999 में जो वार हुआ वो कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ कारगिल वार। और इसका नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन विजय क्यों रखा गया था इसको, तो इस तरह की चीज़ जानकारी आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। आपके डिफरेंट जो सेक्शन हमारा जब चलता है, सेक्शन के पास कौन कौन से वीपन्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन इस बार B सर्टिफिकेट में पूछा गया है, तो ये चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। ऐसी कुछ हल्का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के रैंकिंग के बारे में पूछ लेते हैं। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है जो एयरफोर्स की रैंक होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है इन आर्मी, या फिर जो नेवी की जो रैंक है, नेवी की कैप्टन रैंक आर्मी के किस रैंक के बराबर होती है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे आप देखिए देख भी सकते हैं, इक्विवेलेंट रैंक ऑफ एन आर्मी मेजर इन आर्म फोर्सेज स्क्वाड्रन लीडर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, तो आपको अगर उनको एक बार पैटर्न को समझ जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से इस पेपर को कर सकते हैं। ऐसे मैप रीडिंग में कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपके सर्विस प्रोटेक्टर से कुछ भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, उसको एक बार ध्यान से देख लें। इसके अलावा आपकी जो कंपास है, कंपास की फुल फॉर्म देख लें, कंपास को कैसे यूज करना है। ट्रू नॉर्थ क्या है, ये क्वेश्चन भी इस बार B सर्टिफिकेट में आया, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, ट्रू नॉर्थ क्या होता है, इसके बारे में आप जान लें। और जो कंपास होती है वो कितने तरह की होती है उसको जान लें, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं। फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट की अगर बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जजिंग डिस्टेंस यानी दूरी का लगाने का जो तरीका होता है, अनुमान लगाने की विधियाँ, उनके बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूनिट ऑफ मेजर, अपीयरेंस मेथड, सेक्शन एवरेज,
रेंज, की रेंज, हल्विंग मेथड, ब्रैकेटिंग मेथड। और यहाँ पे तो देखो पूछा गया सिर्फ इनके नेम, तो आपने नेम लिख दिए, लेकिन हो सकता है आपको 15 नंबर का क्वेश्चन देगी, इनको एक्सप्लेन भी करवा, लेकिन इनमें से 2 को एक्सप्लेन करो। तो यूनिट मेजर में क्या करते हैं, 2 पॉइंट में लिख देंगे यूनिट मेजर में क्या क्या किया जाता है, उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। ऐसे की रेंज में क्या करते हैं, तो 3-4 मेथड को आपको डिटेल पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। इसके अलावा राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेंट्री सेक्शन फॉर्मेशन, तो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सिंगल फाइल हो सकती है, फाइल हो सकती है, एरो ऐड हो सकती है। और इनको अगर आप डायग्राम बना दो, डायग्राम के साथ एक बना दो ना एग्जाम में, तो बड़ा अच्छा आपको इंप्रेशन आएगा और आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो कोशिश करो कि अगर एग्जाम में समय है तो इनको आप डायग्राम के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो, तो ये आंसर आपका बहुत अच्छा कहलाएगा। अच्छा, और वाई आर द थिंग विजिबल, नेम एनी 4 रीजन, कोई चीज़ें में क्यों दिखते हैं, उसके कोई 4 रीजन तो जैसे उसके शेप की वजह से दिख सकती है, साइनिंग कर रहा होगा तो दिखेगा, शैडो आ रही है तो दिख सकता है हमें, उसकी सरफेस कैसी है उसके अकॉर्डिंग दिख सकता है, स्पेसिंग के आधार पर दिख सकता है, साउंड के आधार पर, स्मोक के आधार पर। तो दीज आर द मेन रीजन्स। या एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वैन आर द डिस्टेंस अंडर एस्टिमेटेड बाय एन ऑब्जर्वर, यानी जब हम कोई चीज़ देखते हैं और हमें वो कम कब दिखाई देती है, जैसे है तो अब 500 मीटर दूर बट मुझे दिख रही है वो बड़ी पास है, तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है, कोई चीज़ हमारी है केवल 400 मीटर लेकिन मुझे दिख रही है तो बड़ी दूर है, 800 मीटर है, तो ये हमारा क्या रहता है कि फासले से असल से कम, असल से ज़्यादा कब रहेगा। ये चीज़ें बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है और इस बार भी पूछी ही जाएंगी, तो इसलिए इसको आप अच्छे से देख लें। बस आपको क्या करना है कि ये कब है, फासला असल से कब दिखाई देगा, तो उसकी ये आंसर है। और यदि फासला असल से ज़्यादा पूछ ले तो इसका उल्टा कर देना है बस। तो जैसे हम देखें, देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एक्चुअली फासला कम होता है, लेकिन हम चूंकि हमारी आंखें ऊपर हैं और हम डिस्टेंस पूरी देख पा रहे हैं, इसलिए हमें वो क्या दिखाई देता है, ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसलिए फासला असल से कम आपका कब दिखेगा, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगा तो मेरी आंख ऊपर है और मैं ऊपर से उनको देख रहा हूँ, तो फासला तो ज़्यादा है क्योंकि मेरे पैर तो नीचे हैं, लेकिन मैं उसको जब देख रहा हूँ अपनी आई से देख रहा हूँ, तो फासला ऑटोमेटिकली हमें कम दिखाई देगा। ऐसे ही देखने वाला और टारगेट के बीच में दबी हुई जमीन हो, मान लीजिए सामने एरिया है और कुछ एरिया नीचे से दबा हुआ है, तो जो नीचे वाला पोर्शन हो तो दिखाई नहीं देगा, मुझे लगेगा बड़ा पास है। जैसे आप लोग कभी अगर हिल एरिया में जाते होंगे तो आपको दिखता होगा कोई पहाड़ है खड़ा हुआ है ऊंचा, वो आपको दिखता है तो बड़ा पास है, पर जब उसकी तरफ आप जाने का प्रयास करो तो काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि बीच के नीचे जो जमीन होती है दबी रहती है, उनको हम नहीं देख पाते। ऐसे लाइट और सन इज शाइनिंग फ्रॉम बिहाइंड, अगर सन या लाइट हमारे पीछे से है तो हमें सामने वाली चीज़ बड़ी शाइनिंग करती हुई देखेगी और वो हमें लगेगा कि बड़ा पास है, हम इसके पास जा सकते हैं। दूसरा, जो हमारा टारगेट हो, टारगेट यदि हमारा बड़ा है, उसके आसपास छोटी छोटी चीज़ें, टारगेट हमारा बड़ा है तो हमें लगेगा तो बड़ा पास है। तो ये चीज़ें मुख्य रीजन होते हैं जो हमें फासला असल से कम दिखाई देता है। इसके अलावा जब फासला असल से ज़्यादा होगा तो इनके सब उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब सूर्य अगर सामने होगा तो हमें चीज़ें छोटी दिखेंगी, हमारा टारगेट छोटा होगा, उसके पास में बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो हमारा जो इमेज होगी वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। तो इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हो और ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसको अच्छे से आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हाउ डू यू रिप्रेजेंट 100 डिग्री बाई द हैंड, आपके हैंड से कैसे कैसे डिग्री दिखाई जाती है, जैसे 19 डिग्री कैसे दिखाई जाती है, 12 डिग्री कैसे दिखाई जाती है, 1 डिग्री कैसे दिखाई जाती है, ये सब आपकी बुकलेट में दिया हुआ है, आप इसको एक बार स्टडी कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ कंपास, कंपास के क्या क्या पार्ट होते हैं उनको आप लिखना है। तो जैसे टंग हो सकती है, हेयर लाइन हो सकती है, लीड हो सकती है, इनको आपको लिख देना है। सिर्फ नेम पूछे तो नेम आपको लिख देने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा राइट डेफिनेशन, जैसे नोल क्या होता है, बेसिन क्या होता है, क्लिफ क्या होता है, तो ये सबको एक बार आप स्टडी कर लेंगे। और भी ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर हैं बुकलेट के अंदर, उनको आप पढ़ लेंगे। मैप क्या होता है, मैप की क्यों हम स्टडी करते हैं, वो आपका क्वेश्चन हो सकता है, मैप के प्रकार। इसके अलावा नाइट नेविगेशन पार्टी के अंदर क्या क्या आइटम होने चाहिए, वो क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो चीज़ें आप एक बार पढ़ लेंगे क्या क्या होता है। उसके बाद हमारा व्हाट आर द डिग्री फॉलोइंग कार्डिनल पॉइंट्स, इनकी डिग्री भी पूछी जा सकती है आपसे, जैसे नॉर्थ ईस्ट ये डिग्री होगी, साउथ वेस्ट ये डिग्री होगी। तो ये आपके कुछ बुकलेट में है, कुछ आपको मेमोराइज क्वेश्चन है, कुछ याद भी करने पड़ेंगे और कुछ आपके टेक्निकली जिनको आप आसानी से याद कर सकते हो। तो एक ये ब्रीफ समरी थी, एक सैम्पल पेपर था जिसके बारे में मैंने भी यहाँ पे डिस्कस किया, और अगर मुझे भी समय मिलेगा तो मैं कुछ और पेपर्स को इसी तरह से डिस्कस करूँगा, और बाकी और आज या कल तक प्रोबेबली क्लियर हो जाएगा कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का पेपर ऑब्जेक्टिव होना है या फिर ये सब्जेक्टिव ही होना है। तो अभी तक जैसे मैंने बताया कि जो क्लर्क से बात हुई है उनके अकॉर्डिंग पिछले बार की तरह ही होगा, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक हम ऑफिशियली कोई ना देख लें कि पेपर कैसे होना, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यह इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।